हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर, ठीक है ना। तो देखिए क्वांटम नंबर होता क्या है, यानी आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम संख्याएं, ठीक है ना। देखिए क्वांटम नंबर क्या होता है, यानी जिसकी सहायता से, ठीक है, यानी वे संख्याएं जिनकी सहायता से किसी परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा का वर्णन किया जाता है, क्या कहलाता है, क्वांटम संख्या कहलाती है। यानी जिन संख्याओं की सहायता से किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति व ऊर्जा का क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है, पता लगाया जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका क्वांटम संख्या। यानी वे संख्या क्या कहलाती है, क्वांटम संख्या कहलाती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई परमाणु है, जैसे क्लोरीन 17, और इसके अंदर टोटल हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन है। तो 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17 इलेक्ट्रॉन एक पास तो पाए नहीं जाएंगे, ठीक है ना। यानी इनका अलग अलग पोजीशन होगा, नाभिक से सबका दूरी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इन्हीं चीज के बारे में बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्वांटम संख्या के बारे में। अर्थात जैसे मान लीजिए 17 है टोटल इलेक्ट्रॉन, तो 17 में 5वें इलेक्ट्रॉन और 13वें इलेक्ट्रॉन का पोजीशन अलग होगा। ये नाभिक से कुछ और दूरी पर होगा, ये नाभिक से कुछ और दूरी पर होगा, ठीक है ना। और जिस कोष में ये उपस्थित होगा उस कोष की एनर्जी कुछ और होगी, ये जिस कोष में उपस्थित होगा उस कोष की एनर्जी कुछ और होगी, ठीक है ना। यानी 5वां इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, ये वृत्ताकार पथ पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, सबको मालूम है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वृत्ताकार पथ पे घूमते रहते हैं। तो ये नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, ये एंटी क्लॉक घूमे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी चीज को बताने के लिए हम क्या करते हैं, क्वांटम संख्या का प्रयोग करते हैं। अर्थात जिनकी सहायता से किसी परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति व ऊर्जा का वर्णन किया जाता है, क्या कहलाता है, क्वांटम संख्या कहलाता है, ठीक है ना। क्वांटम संख्या आपका 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। अगर बात की जाए 4 प्रकार में, पहला जो होता है आपका जो होता है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम संख्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, इसको हम स्मॉल एल से रिपोर्ट। अब देखिएगा उसके बाद होता है दूसरा हमारे पास द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है ना। द्विगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल एल से, ठीक है। और उसके बाद अगला होता है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल एम से, ठीक है ना। सबसे लास्ट होता है आपका स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल एस से, ठीक है ना। तो देख सकते हैं 4 प्रकार का होता है, ठीक है। पहले को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरे को द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके बाद अगला है हमारे पास चुंबकीय यानी मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, सबसे लास्ट होता है चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है ना। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि आपका मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा मुख्य क्वांटम संख्या होता क्या है। मुख्य क्वांटम संख्या जो होता है आपका मुख्य ऊर्जा स्तर होती है, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है उसकी एनर्जी को बताता है। यानी इस एनर्जी वाले में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इस कोष की एनर्जी इतनी है और जो हो इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी में क्या कर रहा है, घूम रहा है, यानी उसकी भी एनर्जी क्या होगी, लगभग उसकी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। और ये बताएगा कि n जो होगा मुख्य क्वांटम संख्या बताएगा कि वो इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूरी पर है, वो इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूरी पर है, और इलेक्ट्रॉन जो है किस कोष में उपस्थित है, ठीक है ना। यदि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 3 आता है तो इलेक्ट्रॉन वो तीसरे कोष में उपस्थित है, यदि n बराबर 2 आता है तो इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, दूसरे कोष में है, ठीक है ना। यानी वो जो होता है बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के कोष को निर्धारित करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के कोष को निर्धारित करता है। कोष मतलब उसका आकार, ठीक है ना, किस कोष में है, नाभिक से कितनी दूरी पर है। यदि अगर मान लीजिए किसी एटम इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 3 आ रहा है और n बराबर 4 आ रहा है, जैसे हमारे पास 15वां इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास
23वां 21वां कोई भी इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें इसकी n की वैल्यू 3 आई है, इसकी वैल्यू कितनी है 4। मतलब ये कह क्या रहा है कि 21 नंबर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से क्या है, चौथे कोष में। किस कोष में है, चौथे कोष में। चौथा कोष क्या होगा, नाभिक से दूर होगा, यानी 15 से 21वें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाभिक से दूर होगा। और बेसिकली जो होता है जब भी एटम जो होता है नाभिक से दूर होता है वो उसकी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखिएगा, अब देख लिया जाए, इधर देख सकते हैं, ठीक है। नोट्स यहाँ से आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये क्वांटम संख्या होता है क्या है, अभी बताया हमने कि जिन संख्याओं द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा व स्थिति का वर्णन किया जाता है ये संख्याएं क्या कहलाती है, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ये क्वांटम संख्या कितनी प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, जिसमें हम लोग पहला पढ़ रहे हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। मुख्य क्वांटम संख्या जो n है, ये बोले कि n से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी n से इसको क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, ये जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोष बोलते हैं, ठीक है ना। मुख्य ऊर्जा स्तर को क्या बोलते हैं, कोष को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अभी बोले हैं कि n बराबर 2 आ रहा है, n बराबर 3 आ रहा है, तो तीसरे कोष में होगा, कोष क्या होता है, उसकी ऊर्जा होती है, ठीक है ना। एक तरह से कोष ऊर्जा को उसको रिप्रेजेंट करता है। किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा n के मान पर निर्भर करती है, किसी इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो n के मान पर निर्भर करती है। n की वैल्यू जिस हिसाब से होगा उस इलेक्ट्रॉन के पास उस हिसाब से ऊर्जा होगी, ठीक है ना। और n का मान देखिएगा, n का मान शून्य को छोड़कर कोई भी पूर्ण संख्या होता है, यानी शून्य को छोड़कर कोई भी पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी n बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। n का मान ये देखिएगा, नाभिक नहीं, ये इलेक्ट्रॉन कोष के आकार को निर्धारित करते हैं। इलेक्ट्रॉन कोष के आकार को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कोष के आकार को क्या करता है, निर्धारित करता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कोष के आकार को निर्धारित करता है, ठीक है। उसके बाद अगला हम पढ़ रहे हैं, अगला है हमारे पास द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है ना। अब देखिएगा द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल एल से, ठीक है ना। द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होता है यल, वो उपकोषों को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, उपकोषों को। किसको, उपकोषों को। वो जो था, जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम संख्या था वो कोषों को प्रदर्शित करता है, जबकि किसको रिप्रेजेंट करता है, उपकोषों को, ठीक है ना, उपकोषों को, ठीक, उपकोषों को। और इसका मान जो होता है n के मान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, n के मान पर निर्भर करता है। जो यल का मान होता है वो n के मान पर निर्भर करता है। यल का मान n के मान पर निर्भर करता है, ठीक है, निर्भर करता है। किसी भी n के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0 से लेकर n-1 तक होती है, ठीक है ना। यदि n बराबर 3 है तो l का मान क्या होगा, तो अगर बात की जाए तो बेसिकली पहले तो 0 हो चुका है, n के जगह पे हम 3 रखेंगे, 3 में से 1 जाएगा, 2 आएगा, तो 2 के बीच में 1 आ गया, ठीक है ना। तो यानी 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, ठीक है। देख सकते कि हमारे पास क्या होता है, 3s होता है, 3p होता है और 3d होता है। तो सबको मालूम है n बराबर 3 यहाँ पर भी है, n बराबर 3 यहाँ पर भी है, n बराबर 3 यहाँ पर भी। मगर यहाँ पर देखते हैं कि l बराबर s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0। यहाँ पर n बराबर 3 है मगर l बराबर कितना है, p के लिए 1। और यहाँ पर n बराबर 3 है मगर यहाँ पे क्या है, 2। तो देख सकते हैं कि जब n बराबर 3 है तो l के मान भी 3 आ रहे हैं, या तो 0 आ सकते हैं, या तो 1 आ सकते हैं, या तो क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। यानी 0 1 2 में से कोई एक नंबर आ जाएगा, वो सवाल के अकॉर्डिंग होगा। यानी किस इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि l की वैल्यू 0 आएगी, कि l की वैल्यू 1 आएगी, कि l की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, वो सवाल के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा l का मान n के मान पर निर्भर करता है और l का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है, ठीक है। अब देख सकते हैं
नोट्स में, ठीक है ना। देखिएगा लिखा है यहाँ पे, ठीक क्या है, द्विगुणित क्वांटम संख्या। द्विगुणित क्वांटम संख्या L इलेक्ट्रॉन के उपकोष को प्रदर्शित करती है। L का मुख्य क्वांटम संख्या L के मान मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करता है, क्या निर्भर करती है। किसी n के लिए L का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है। L का मान यदि जब 0 है तो वो किसके लिए, S के लिए, 1 है तो किसके लिए, P के लिए, 2 है तो किसके लिए, D के लिए, और F 3 है तो किसके लिए है, F के लिए, ठीक है ना। यानी आपको याद रखने हैं ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू याद रखने हैं कि L का जो वैल्यू होता है 0 जो होता है वो S के लिए, S उपकोष के लिए होता है। P के लिए क्या होता है 1, P के लिए क्या होता है, P के लिए क्या होता है 1, D के लिए क्या होता है 2, और F के लिए क्या होता है 3 होता है। ये आपको याद रखना है। S जब भी रहेगा तो उसके लिए L की वैल्यू क्या होगी 0, P रहेगा तो 1, D रहेगा तो 2, और F रहेगा तो 3, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास, अगला है चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या m, ठीक है ना। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो m होता है, ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या m जो होता है वो आपका जो होता है ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, ऑर्बिटल को। और m जो होता है L पे निर्भर करता है। क्या करता है, m का जो मान होता है L पे निर्भर करता है। m का मान जो होता है या तो -L से लेकर 0 और क्या होता है +L, या तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं +L से लेकर 0 से लेकर -L तक होता है, ठीक है ना। ज्यादातर बुक में जो होता है -L से लेकर ये होता है, ये वाला ज्यादातर दिखाया जाता है, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी गलत नहीं है, +L से लेकर 0 होते हुए -L भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, यानी किसी भी m के लिए जो L की वैल्यू होती है -0 से लेकर +L तक होती है, या तो +L से लेकर 0 तक होती है, ठीक है। तो इसमें कुछ आपको जनरली फार्मूले भी याद रखने हैं। देखिएगा इसको ऐसे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि हमारे पास n बराबर 3 है। पहले एक ठो डायग्राम समझ लीजिए, चलिए अभी डायग्राम समझ लेंगे, ठीक है। अगला हमारे पास लास्ट देख सकते हैं, अगला हमारे पास लास्ट स्पिन क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या, ठीक है। स्पिन क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या जो होता है वो किस पे निर्भर करता है, आपका m पे। ये वाला किस पे निर्भर करता है, m पे, ठीक है ना। ये किस पे निर्भर करता है, m पे। और किसी m के लिए, किसी भी m के लिए n, ये जो s के मान हो सकते वो संभवतः कितने हो सकते, 2। जहां पर m रहेगा, जब भी m बराबर कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 0 हो, तो s के वैल्यू कितने हो सकते, 2। या तो s के जब भी m का मान होगा तो s के संभवतः मान क्या होंगे, चाहे +1 हो तब भी s का मान क्या होगा, +1/2 या तो -1/2। m का मान क्या हो, 0 हो तब भी s के कितने मान होंगे, 2 मान होंगे, या तो +12 या तो -12। यानी m का मान कुछ भी हो, 1, 2, 0, -1, -2 कुछ भी हो, मगर s के मान क्या होंगे, संभवतः क्या होते हैं, 2 ही होते हैं। या तो उसके लिए +12 हो सकता है या तो क्या हो सकता है, -12। ये किसको जनरली इलेक्ट्रॉन की घूमने की दिशा को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और हम +12 जो होता है एक तरह से बोल सकते हैं क्लॉकवाइज के लिए प्रदर्शित करते हैं, -12 एंटी क्लॉकवाइज के लिए, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है ना। और अब सबको पता है कि पहले जो हुंड के नियमानुसार सब ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, या तो क्लॉकवाइज भरिए या तो एंटी क्लॉकवाइज भरिए, यानी समदिश होने चाहिए, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरना चाहिए। यानी इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं कि अधिक से अधिक क्या मिले, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले, ठीक है ना। तो वो हुंड के नियम के अनुसार होता है, वो अलग बात है। तो अब देखिएगा, अगर बात की जाए इस पे न्यूमेरिकल हमको कैसे करना है, ठीक है, पहले देख सकते, पहले पढ़ लीजिए, ठीक है ना, कि किसी L के लिए फार्मूले भी बहुत सारे फार्मूले होंगे। किसी L के लिए m के संभावित मानों की संख्या क्या होगी, m बराबर 2L + 1,
किसी n के लिए m के संभावित मानों की संख्या m बराबर क्या होगा, n स्क्वायर हो। यानी अगर हमारे पास बात की जाए कि l बराबर दिया हो 3, m के मान पूछे जाए तो m बराबर डायरेक्ट हम फार्मूला रखेंगे 2l प्लस 1, m बराबर 2 का मान कितना है 3, l का मान कितना है 3, 2 इंटू 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, m बराबर 2 का 3 में 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद बात की जाए यदि हमारे पास n बराबर 2 दिया हो तो m के मान कितने होंगे, तो n स्क्वायर फार्मूला होता है, तो m बराबर क्या रखेंगे, n की जगह पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी अब इसको बेसिकली आपको समझाएंगे थ्योरी के जरिए, ठीक है। स्पिन अगर बात की जाए स्पिन क्वांटम संख्या, तो स्पिन क्वांटम संख्या यस इलेक्ट्रॉन की 2 अवस्थाओं को निरूपित करता है, स्पिन की या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, यानी अपवर्ड डाउनवर्ड देख सकते हैं एरो, ठीक है। किसी m के लिए यस के 2 मान हो सकते हैं, या तो प्लस ऑफ या तो माइनस ऑफ। स्पिन होने के कारण इनमें कोणीय संवेग होता है। स्पिन के कोणीय संवेग की फार्मूला क्या होती है, कोणीय संवेग की फार्मूला जो होती है अंडर रूट में s प्लस 1, उसके बाद क्या हो h बार, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है कोणीय संवेग का, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल आएगा उसके हिसाब से देखा जाएगा। अब देखिएगा जनरली हम बात की जाए तो सबसे बड़ा जो होता है सबसे जो बड़ा होता है आपका क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या होता है, क्या होता है प्रिंसिपल। यदि हमारे पास n दिया हो कुछ भी n के अंदर याद रखिएगा n के अंदर आता है आपका l, उसके बाद क्या आता है m, और m के लिए क्या आता है s, ठीक है। यानी सबसे बड़ा क्या होता है n के अंदर आता है l के अंदर आता है m के अंदर आता है, सबसे नीचे आता है, सबसे छोटा क्या होता है s, ठीक है ना। n बराबर कुछ भी हो, जैसे इसको हम साइड में थोड़ा रख दे रहे हैं, देख लीजिए n बराबर, अगर n बराबर 2 है, n बराबर कितना है 2, तो n बराबर 2 है तो उससे ज्यादा जो वैल्यू l के मिलेंगे, ठीक है ना। l से ज्यादा वो वैल्यू किसके लिए मिलेंगे, m के लिए मिलेंगे, और उन m से निकल के आएगा s, यानी n से निकलेगा l से निकलेगा s, और s से निकलेगा m, ठीक है ना। तो कभी भी हमको n दिया हो तो n दिया हो तो n से हम क्या निकालेंगे, l निकालेंगे, और l निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, s निकालेंगे, ठीक है। m निकालेंगे, m निकालने के बाद क्या निकालेंगे, s, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा होता है कोस, कोस के बाद होता है उपकोष, उपकोष से देखो सबसे बड़ा कोस, कोस के बाद उपकोष, उपकोष के बाद ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये देख सकते हैं कोस, उपकोष, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो पहले कोस, कोस के अंदर क्या है उपकोष, उपकोष के अंदर क्या है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखिएगा बेसिकली हम देखा जाए अब क्वेश्चन थोड़ा करते हैं, ठीक है। और मान लीजिए n बराबर 2 दिया हो, तो n बराबर 2, तो n बराबर 2, अब पता कीजिए कि n बराबर 2 कहाँ दिखता है, और n बराबर 2 के अंदर कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, और ऑर्बिटल हो सकते हैं तो उनके लिए m का मान कितना हो सकता है, और m का मान होगा तो इलेक्ट्रॉन पता है। तो n पता है तो पहले लिए हम उसके लिए क्या पता करें, उपकोष। तो सबको मालूम है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 4s2 3d 10, इतना पहले समझिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, ये पढ़े होंगे। तो n बराबर 2 देख सकते हैं कि ये आगे वाला जो नंबर है ये n बराबर 1 यहाँ पर है, n बराबर 2 यहाँ पर है, n बराबर 2 यहाँ पर है, n बराबर 3 यहाँ पर है, n बराबर 3 यहाँ पर है, n बराबर 4 यहाँ पर है, और उसके बाद n बराबर 3 यहाँ पर है, और भी आगे n बराबर 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जब निकालेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, n का वैल्यू मिल जाएगा। तो देख सकते हैं कि n की वैल्यू, तो n की वैल्यू हमारे पास 2 देख सकते हैं, यहाँ पर है एक, तो कलर चेंज कर देते हैं, n का वैल्यू एक यहाँ पर है और a यहाँ पर है। तो देख सकते हैं n में हमारे पास देखिएगा 2 उपकोष है, एक तो s है, एक क्या है p है, तो s और p, s और p। तो s के लिए l का मान क्या आ गया 0, और l का मान कितना आ गया 1। यानी जब n बराबर 2 है तो l के मान कितने हो सकते हैं, या तो 0 या तो 1। सबको मालूम है, फार्मूला भी हमको मालूम है कि n बराबर
कुछ भी हो 2 है तो ये क्या होता है, यल का मान क्या होता है 0 और क्या होता है n माइनस 1। तो n के जब पे 2 माइनस 1 रखो तो 2 में से जब 1 घटाएंगे तो 0 तो हमेशा होता है, 2 में से 1 जाएगा 1 होगा, इनके बीच में कोई पूर्ण संख्या नहीं है तो देख सकते कि 0 और 2, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 भी आया है और 1 आया, यानी टोटल मान कितने होंगे 2। संभवतः मानों की संख्या कितनी होगी 2 होगी और 2 में पहला अंक 0 और दूसरा अंक 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या आ गया, l बराबर 0 और क्या आ गया, l बराबर 0 और l बराबर 1। अब देखेंगे कि इस l 0 के अंदर तो यस इस है यस है, तो यस के लिए कितने आर्बिटल होता है 1 आर्बिटल, और यहाँ पे देख सकते हैं p के लिए कितना आर्बिटल होता है 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं m का वैल्यू, m जो होता है आर्बिटलों की संख्या होती है, तो यहाँ पर m बराबर क्या मिला 1 मिल गया, m बराबर 0 मिला, m बराबर 0। और यहाँ पे देख सकते हैं m बराबर 0 माइनस l तो माइनस 1, और क्या हो गया अगर बात की जाए, ठीक है, तो माइनस 1 और एक क्या मिल गया प्लस 1। तो m का मान 1 तो यहाँ पे मिल गया हमारे पास माइनस 1 0 और प्लस 1, टोटल कितना मिल गया 3। तो टोटल अगर बात की जाए n बराबर 2 है तो संभवतः m के कितने मान होंगे, तो m के टोटल मान क्या होंगे 1 2 3 4, कितना होगा 4। तो आप लोग देख सकते फार्मूला भी मालूम था कि जब n बराबर 2 हो तो m के कितने मान होंगे n स्क्वायर। तो देखेंगे m बराबर कितना, n के जब पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या है m बराबर 4, यानी m के टोटल मान कितने होंगे 4, यानी n बराबर 2 जब होता है तो m के कितने मान हो सकते हैं टोटल 4 हो सकते हैं। तो देख सकते हैं एक 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, वहां पर यहाँ पर, टोटल गिन लीजिए 1 2 3 4, यानी n बराबर 2 के अंदर m के कितने वैल्यू एग्जिस्ट कर रहे हैं टोटल 4 वैल्यू, ठीक है ना। अब सवाल के अकॉर्डिंग जो होगा वो किस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना वो अलग बात है, मगर m के टोटल मानों की संख्या कितनी होगी 4 हो सकती है। अब जिस इलेक्ट्रॉन के लिए कहेगा उस हिसाब से m की वैल्यू 0 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब इस m के लिए आर्बिटल, इसके लिए इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, देखिएगा यहाँ पे देख सकते हैं 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यस बराबर क्या होता है, याद रखिएगा n की वैल्यू कुछ दी हो, फार्मूला लिख लीजिएगा कि s बराबर क्या होता है 2n स्क्वायर, क्या होता है 2n स्क्वायर, तो s बराबर 2, n के जब कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे 4 4 दूना 8, यानी s बराबर कितना हो गया 8। सबको मालूम है कि जितने आर्बिटल होंगे, प्रत्येक आर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जितने आर्बिटल होंगे उनका 2 गुना कर दीजिए, सिंपल बात हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा आपको क्या याद रखना है, अभी हम एक बेसिकली बात बता रहे हैं कि n बराबर कुछ भी हो, n बराबर 3 है तो l बराबर भी कितना होगा 3 मान होगा। अब 3 मान होगा, 3 मान में पहला 0 होगा, दूसरा 1 होगा, दूसरा क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अब सबको मालूम है कि n बराबर 3, तो l के संभवतः मानों की संख्या l बराबर 3, आंसर नहीं है 3 ऑप्शन है आपके पास, या तो 0 आ सकते हैं, या तो 1 आ सकते हैं, या तो क्या आ सकते हैं 2। अब बताइएगा ये 0 किसके लिए होता है, यस के लिए होता है, और क्या हो सकता है ये किसके लिए होता है 3 इसके लिए होता है, और ये किसके लिए होता है डी के लिए होता है ना। अब देख सकते हैं तो m के टोटल कितने मान होंगे, जितने आर्बिटल उसके अंदर आएंगे, तो देख सकते हैं कि 0 1 2 मिलाकर इसके पास एक आर्बिटल है, ये यहाँ से कंपेयर ना कीजिए, ठीक है, यहाँ से कंपेयर कीजिए। 0 के अंदर क्या है 0 है 1 के अंदर 3 और 2 के अंदर टोटल 5, तो जोड़ेंगे तो 5 3 8 8 9, तो कितना हो गया 9, m बराबर कितना हो गया 9। अब मैं अभी फार्मूला बताया था, ठीक है, n बराबर क्या दिया हो, कुछ भी दिया हो, n बराबर 2 दिया, तो m निकालने का l बराबर देखिए, l बराबर कितना होगा, l जो होगा n के बराबर होगा, पहले ये बात याद रखिएगा, l जो होगा n के बराबर होगा, यानी n के मानों की संख्या कितनी होगी, जितना l होगा उतना n होगा जितना l होगा, ठीक है। अब देखिएगा उसके बाद हम बात की जाए m का, तो m का जो होगा n दिया हो तब, ठीक है ना, n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रही बात उसके बाद यस की वैल्यू, तो यस की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n स्क्वायर होगी, यानी जब n दिए हो तो l बराबर n हो जाएगा, यानी जितना l की संख्या होगी उतना क्या होगी n की संख्या होगी, और m का जो संख्या होगी यानी m के मानों की संख्या होगी वो n का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और जबकि यस का क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि ये 9 आ गया,
ये m की वैल्यू कितना आ गया 9, क्योंकि सबको मालूम है कि जितने ऑर्बिटल होंगे उस प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के अंदर जितने ऑर्बिटल होंगे उन ऑर्बिटलों के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और ये बात कीजिए 9 ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, क्योंकि प्रत्येक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो 6 2 8 और 8 10 मिलके 18, तो यस बराबर कितना हो गया 18 हो गया। और नहीं तो फार्मूले भी देख सकते हैं कि हम यस बराबर क्या लिखेंगे 2n स्क्वायर, तो बोलिए S2n का वैल्यू यहाँ पे दिया था 3 का स्क्वायर कीजिए 9 9 दूना 18, तो यस बराबर कितना हो गया 18। फार्मूले के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं, बिना फार्मूले के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया जाए। अब देखिएगा L बराबर 3 है, L बराबर 3 है तो M के कितने मान होंगे, यानी L का मान दिया है 3, L का मान कितना दिया है 3 दिया है, तो L बराबर 3 सबको मालूम है किस ऑर्बिटल के लिए है, F ऑर्बिटल के लिए। किसके लिए है, L बराबर 3 किसके लिए है, F के लिए है, नहीं चलिए F के लिए नहीं हो सकता, L बराबर 0 1 2 3, हाँ F के लिए 3 है, तो F के लिए कितने ऑर्बिटल होते हैं 7 होते हैं ना, F के लिए 3 है, तो F के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, M ऑर्बिटलों की संख्या होती है, तो F के अंदर कितने होते हैं 7 होते हैं, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, तो F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर 7 ऑर्बिटल हो जाएंगे, तो M बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर नहीं अगर फार्मूला मालूम है कि अगर हमारे पास L दिया हो और M पूछे तो हमको हमारे पास फार्मूला मालूम है, M बराबर क्या होता है 2L प्लस 1, 2L प्लस क्या होता है 1, M इंटू 2L के जगह पे कितना रखो 3 प्लस 1, तो जोड़ोगे 2 का 3 में 6 6 1 7, यानी M बराबर कितना हो गया 7। और सबको मालूम है कि L बराबर 3 किस ऑर्बिटल के लिए होता है, L बराबर 3 किस ऑर्बिटल के लिए होता है, F ऑर्बिटल के लिए होता है, और M पूछ रहा है M क्या है ऑर्बिटल है, M क्या है ऑर्बिटल है। देखिए N जो है कोस है, L जो है उपकोष है, ठीक है, M क्या ऑर्बिटल है और N क्या है, S क्या आपका स्पिन यानी कहने में इलेक्ट्रॉन घूमने की दिशा होगी, तो जितने ऑर्बिटल होंगे उनका तो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो अगला सवाल है कि N बराबर 2 है, तो कह रहा है L का मान कितना हो, L के मान कितना हो, उसके बाद M का मान कितना हो बताइए। ठीक है ना, तो अब देखिएगा N बराबर 2 है, तो N बराबर 2 में देख सकते हैं कि 2s होता है और 2p होता है। ठीक है, तो L का मान अगर देखा जाए तो हमारे पास L के मान बताइए, तो L के मान अगर बताना चाहे तो यस है, ये इसके लिए, तो यस की यहाँ पे जाए तो 0, फिर यहाँ पे इसके लिए -1 0 और +1, तो ये हमारे पास टोटल देख सकते हैं +1, तो ये हमारे पास कितने हैं L के मान है, क्या है M के मान है, किसके कितने मान है M के। अगर हम बात की जाए L के मान कितने होंगे, या तो यस के लिए क्या हो जाएगा 0 और इसके लिए क्या हो जाएगा 1, तो L बराबर अगर बात की जाए तो L बराबर हमारे पास 2 वैल्यू मिल रहा है, एक 0 और एक मिल रहा है। ठीक है ना, कि N बराबर 2 में L के या तो 0 होगा या तो 1 होगा। सबको मालूम है कि N बराबर 2 है तो L बराबर क्या है 2 का मतलब इसके अंदर क्या एग्जिस्ट कर जाएगा 0 और 1, बोले थे ना जितना L होगा उतना क्या होगा L होगा, L के मानों की संख्या हो गया, संख्या में क्या होगा 0 से स्टार्ट कीजिएगा, 0 और 1 जाएगा। ठीक है, अगर बात कीजिए आगे, अगर अगला है हमारे पास इसी में, ये तो हमारे पास L बराबर 0 और 1 आ गया, L बराबर क्या आ गया 0 और 1 आ गया। और अगर बात कीजिए M, तो M देख सकते हैं कि जितने उसके अंदर हमारे पास ऑर्बिटल होंगे, तो N बराबर 2 के अंदर ऑर्बिटल गिन सकते हैं, एक ऑर्बिटल यहाँ पर है, एक ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल यहाँ पे, तो टोटल M के मान दिखा दिए आपको, कितने हो गए 4 हो गए, 1 2 3 4, तो M बराबर क्या लिख सकते हैं, M बराबर अगर बात की जाए 0, ठीक है, -1 और क्या 0 और +1, तो टोटल M बराबर कितने हो जाएंगे 4 वैल्यू होंगे, और 4 वैल्यू में आप देख सकते हैं 0 -1 0 और +1, तो मानों की संख्या पूछता है, मान बताइए, तो मान भी बता सकते हैं और मानों की टोटल संख्या बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद अगला क्या है कि L बराबर 4 के लिए, L बराबर किसके लिए 4 के लिए M के कुल कितने मान होंगे, यानी आपको बताना है कि M के कुल कितने मान होंगे। तो सबको मालूम कि M बराबर क्या होगा 2L + 1, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, यानी 2 गुने से 1 अधिक होता है। ठीक है ना, 2 गुने से 1 अधिक होता है। आपको याद रखना कि जो M होता है वो जो भी L होता है उससे उसके 2 गुने से क्या होता है 1 अधिक होता है। तो रखेंगे L के जगह पे 2 का रखेंगे, M बराबर
4, यहाँ पे 4 रखें तो 4 दूना 8, 8 1 9, तो एम के मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो कह रहा है कि n बराबर 3 के लिए यल के मान कितने होंगे, m के मान कितने होंगे, s के मान कितने, यानी n बराबर 3 है, n बराबर कितना है 3 है, तो m के मान यल के मान क्या हो सकते हैं, तो सबको मालूम है कि n बराबर 3 के अंदर देख सकते हैं कि यल के मान, तो जितना n का मान होता है उतना ही क्या होता है यल का मान, तो यल के मान 3 होंगे। 3 में आपका देख सकते हैं 0, 1 और 2, नहीं यकीन है तो देख लीजिए कि हम n बराबर 3 होता है तो सबको मालूम है 3s 3p और 3d होता है ना, 3s 3p d, n बराबर 3, यहाँ पर भी n बराबर 3, यहाँ पर भी n बराबर 3, यानी n बराबर 3 देने का मतलब यह है कि जहां जहां आपका तीसरे कोष के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, ऑर्बिटल अगर लिख देंगे फिर कोष लिख देंगे, तीसरे कोष के अंदर कितने उपकोष है, तो तीसरे कोष के अंदर कितने उपकोष है, एक उपकोष यहाँ पर है, एक उपकोष यहाँ पर है, एक उपकोष यहाँ पर है, यानी पहला कोष है तो पहला उतना हो जाएगा, दूसरा दूसरे। अब देखिएगा ये अगर बात की जाए तो यल का मान यहाँ से मिल रहा है 0, यहाँ से मिल रहा है 1, यहाँ से मिल रहा है एल का मान कितना 2, तो यहाँ पे लिख दिए 0, 1, 2, यानी टोटल अगर मान की जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, ये 0, 1, 2, तो 0, 1, 2 लिखिए, या तो आप 0, 1, 2 लिखे, या टोटल मानों की संख्या कितना लिख सकते, 3 होंगे, 3 मान होंगे। ठीक है, यानी 3 मान होंगे, हिंदी में लिख सकते संभावित मानों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, अगर बात की जाए आइए उसके बाद हमारे पास यम क्या होता है, ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल देख सकते हैं इसके अंदर ये एक ऑर्बिटल यहाँ से मिला क्योंकि यस है ना, एक ऑर्बिटल, 3 यहाँ से, तो 5, 3, 8, 8, 1, 9। हमको फार्मूला भी मालूम है कि यदि n दिया हो तो m बराबर क्या होता है, n स्क्वायर। ठीक है, तो n के जब कितना रखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो हम m बराबर कितना होगा 9। प्रत्येक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो वही उसी हिसाब से स्पिन भी हो जाएगा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर हम 2 रखने चाहें तो 2 यहाँ पे रखेंगे, 6 यहाँ पे रखेंगे तो 6, 2, 8, अब यहाँ पे 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल का मतलब कितना, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया 10, तो जोड़ सकते हैं 10, 6, 16, 16, 2, 18, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, यस बराबर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है ना, ये आपके टोटल क्या हो गए, क्वांटम नंबर क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि n क्या है, n आपका कोष है, यल क्या है उपकोष है, m क्या ऑर्बिटल है, और s क्या है इलेक्ट्रॉनों की घूमने की दिशा। सबसे बड़ा है कोष, कोष के अंदर देखिए कितने आपके उपकोष है, तो उपकोष जितने रहेंगे उतने आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर है। ठीक है ना, अब देख लीजिए कि उसके अंदर कितने ऑर्बिटल है, उस कोष के अंदर कितने टोटल ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटलों के हिसाब से क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, जितने ऑर्बिटल होंगे उतने क्या होंगे, यम होंगे। ठीक है ना, अब उसका यम के प्रत्येक यम के अंदर 2 स्पिन है, तो याद रखिए जितने यम होंगे उनका 2 गुना क्या हो जाएगा, आपका स्पिन हो जाएगा, यानी चक्र क्वांटम संख्या हो जाएगा। फार्मूला याद रखिएगा, जितने यल होते हैं उतने, अगर संभावित मानों की संख्या पूछेगा तो फार्मूला सारा याद रखिएगा कि यल बराबर कितना n। ठीक है, m बराबर क्या हो जाएगा 2l + 1, m बराबर n स्क्वायर, यानी क्या दिया उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है।